Welcome to part 2 of this particular lecture, treatment of diarrhea. डायरिया क्या है? बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा पुअरली फॉर्म्ड स्टूल्स का पास होना ही डायरिया है. मोस्ट ऑफ द टाइम डायरिया अक्यूट सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, मतलब ये अपने आप ठीक हो जाती है, पर कुछ डायरियाज क्रॉनिक चलते रहते हैं. WHO ने कहा है कि डायरिया का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लूज वाटरी स्टूल्स का पैसेज 24 आवर्स के अंदर. ऐसा क्यों होगा भैया? एक, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेस्टाइन के अंदर ही रह जाता है, तो लूज मोशन से होंगे ना. दूसरा, म्यूकोसा जो है ना इंटेस्टाइन का, वो सीक्रेट कर रहा है ज़्यादा पानी, या लूमन के अंदर ऑस्मोटिक लोड ज़्यादा है. एंड लास्टली, इन्फ्लेमेशन हो गया है म्यूकोसा का, जिसके वजह से एक्सुडेट बनते जा रहा है ना. ये सब बाकी का टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है. यू डायरेक्टली हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन. डायरिया ना सेल्फ लिमिटिंग है, पर बच्चों में कभी कभी लूज मोशन इतने हो जाते हैं कि बच्चे मर जाते हैं. बच्चे मरने का रीज़न लूज मोशंस नहीं है. बच्चे मरने का रीज़न लूज मोशन में होने वाला सॉल्ट एंड वाटर का लॉस है. पुराने ज़माने में एक ही तरीका था इसको ट्रीट करने का, और वो है इंट्रावीनस इंजेक्शंस. काफ़ी लोगों ने ट्राई किया अलग अलग कॉम्बिनेशंस. किसी ने सलाइन डाल के देखा, किसी ने रिंगर लैक्टेट डाल के देखा. बांग्लादेश में ढाका में एक ऐसा कॉकटेल बनाया गया जो बहुत ब्यूटीफुली काम करता था. NaCl 5 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड 1 ग्राम, NaHCO3 4 ग्राम. ये ऐसा टोटल सॉल्ट का 1 लीटर पानी में या 1 लीटर ऑफ 5% ग्लूकोज में एक सोल्यूशन बनाना था और उसको IV देने का था. ठीक है. इससे 133 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम, 13 मिलीमोल्स ऑफ पोटाशियम, 98 मिलीमोल्स ऑफ क्लोराइड एंड 48 मिलीमोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट मिलता था. अच्छा, ढाका फ्लूइड नहीं था तो रिंगर लैक्टेट काम करता था. पर इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले हॉस्पिटल लगता है, बाटली लगता है, नीडल लगता है, डॉक्टर लगता है, कॉटन लगता है, स्पिरिट लगता है, नर्स लगती है, बेड लगता है, और इसका सबका खर्चा आता है. हमें कुछ सस्ता चाहिए था, समथिंग दैट कैन बी टेकन फॉर लाइक 2 रुपीज़ 5 रुपीज़, 1 रुपये में. और इसीलिए और ज़्यादा सर्च किया गया और फिर आया ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. ये ब्यूटीफुल है. क्यों? क्योंकि ओरल रिहाइड्रेशन में सॉल्ट के साथ ग्लूकोज ऐड किया जाता है. इसका क्या फ़ायदा? सिंपल, हमारे इंटेस्टाइन में सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है, और ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हमेशा काम करता है. सो ये ग्लूकोज कपल्ड विद सोडियम एब्जॉर्प्शन जो है ना, उसका हम फ़ायदा उठाएंगे. हम सॉल्ट भी देंगे, ग्लूकोज भी देंगे. जब ये मैकेनिज़्म काम करेगा तो ब्लड में सॉल्ट भी जाएगा, ग्लूकोज भी जाएगा. और रिमेंबर मैंने क्या कहा था, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जहाँ पे सोडियम वहाँ पे पानी. तो जैसे ही सोडियम ब्लड में जाएगा, साथ में पानी भी अंदर जाएगा. रूल 1, इट शुड बी आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक. जो भी ORS आप बनाओ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो आइसो या हाइपोटोनिक होना ज़रूरी है. दूसरा, सोडियम के जितना ही ग्लूकोज होना चाहिए. थोड़ा ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बट टोटल दोनों का 110 से ज़्यादा ना हो. नॉट एक्सीड 110 मिलीमोल्स. पोटाशियम डालना नहीं भूलना, बाइकार्बोनेट डालना नहीं भूलना, क्योंकि पोटाशियम और बाइकार्बोनेट स्टूल में मिस आउट हो जाता है. सो WHO ने एक नया ORS फार्मूला बनाया 2002 में. उन्होंने फार्मूला बनाया NaCl 2.6 ग्राम,
KCl 1.5 ग्राम, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम एंड वाटर 1 लीटर। क्लियर? इससे इतना अच्छा रिकवरी होता है कि पेशेंट का मरने का चांस कम हो जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, पोटेशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोटेशियम लॉस सब्सटैंशियल होता है। काफ़ी सारे लूज मोशंस में एसिडोसिस होता है, बाइकार्बोनेट इसको करेक्ट कर लेता है। क्लियर? बेस फ्री ORS भी हमारे पास है, पर उसमें एसिडोसिस करेक्ट नहीं होता उतना आसानी से, तो दे ही दो ना, क्यों फ़र्क करना है आपको। अच्छा, कैसे देना है? पेशेंट को हर आधे से 1 घंटे में ORS पीते रहने को एनकरेज करो। 2 से 4 घंटे में अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसका 5%, 10 किलो का 5%, आधा लीटर से 750 ml इतना 2 से 4 घंटे में पिलाना है। होता क्या है, जब ये बच्चा डिहाइड्रेटेड होता है ना, तो वैसे भी वो थर्स्टी होता है, तो वो पानी पीते रहता है। तो पहले ज़बरदस्ती शायद पिलाना पड़े, बाद में खुद बच्चा एक बार थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने लग जाता है तो खुद से पीने लग जाता है। अगर आपको लगे कि बच्चा खुद से नहीं पी रहा तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालो, और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से क्या करना है, ड्रिप बाय ड्रिप पानी पिलाना है। 6 घंटे के अंदर रिहाइड्रेशन होना चाहिए। प्लीज़ नोट, इस पूरे चीज़ में हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से पेशेंट का डायरिया ठीक कर रहे हैं। हमने कहा हम रिहाइड्रेशन कर रहे हैं। सो अगर हम रिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना, तो रिहाइड्रेशन पे ध्यान देना। डोंट बी ऑफ द ओपिनियन कि अरे डायरिया बंद नहीं हुआ। डायरिया बंद नहीं होने वाला, डायरिया ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हम बच्चे को तब तक ठीक तरह से ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। दिस इज़ नॉट अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। क्लियर? यही देना है। नाउ फिर आया जिंक इन पीडियाट्रिक डायरिया। ऐसा देखा गया कि एडिशन ऑफ जिंक एक्चुअली डायरिया से रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद डायरिया के बाद आई मीन टू से 10 से 14 दिन के लिए अगर हमने जिंक दिया तो रिकरेंस काफ़ी कम हो जाता है। सो 2 से 3 महीने तक एटलीस्ट डायरिया नहीं हो पाता, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट? सो इसीलिए WHO, यूनिसेफ और USAID इन्होंने अक्यूट डायरिया में जिंक का सप्लीमेंट ORS के साथ देना एंड 14 दिन तक कंटिन्यू करना ज़रूरी माना है। सिमिलरली IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन ने भी सेम कंसेप्ट को माना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये मानना है कि अगर लूज़ मोशन हो रहा है तो दूध बंद कर दो, लूज़ मोशन हो रहा है तो खाना बंद कर दो, बच्चे का लूज़ मोशन बंद होगा। ये बहुत ही गलत मेथड है। आपको बताना है पेशेंट को कि खाना कंटिन्यू करो, खाना कंटिन्यू करो, नहीं तो बच्चा माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा। एक्चुअली स्पीकिंग, खाना अगर खाएगा ना बच्चा तो उसका रिकवरी फास्टर हो जाता है। अच्छा, खाना खाएगा मतलब एकदम चिकन टिक्का मसाला नहीं खिलाने का। स्टार्ट विथ ब्रेस्ट मिल्क, बफेलो मिल्क, पोटैटो, कुक्ड राइस, थोड़ा फ्रूट जूस, थोड़ा चिकन का सूप, थोड़ा बनाना, थोड़ा सैगो, ऐसा आपको देना है। फैट्स अवॉइड करो, हाई फाइबर फूड अवॉइड करो, एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल अवॉइड ही करना है। दिस हेल्प्स रिकवरी। क्लियर? कोई डायरिया के लिए ड्रग थेरेपी है क्या? वेल,
कुछ लोग एंटी माइक्रोबियल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। बैक्टीरिया के वजह से बहुत कम डायरिया होता है। दूसरा, बैक्टीरियल डायरिया यूजुअली टॉक्सिन्स के वजह से होता है, तो बैक्टीरिया को मार के कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और तीसरा, एंटी माइक्रोबियल से कैरियर स्टेट हो सकता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने दो टाइप के डायरियाज को मानना है। पहला टाइप का डायरिया नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब ऐसा डायरिया जिसमें ब्लड या म्यूकस ना हो, सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी हो। जनरली डिहाइड्रेशन का फीचर ज़्यादा होता है, फीवर वगैरह नहीं होता। इसका सिम्टम के हिसाब से ये पता चलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरिया है, और ये नॉन इन्वेजिव डायरिया है। इसमें आपको ORS इम्पॉर्टेंट है, एंटी माइक्रोबियल्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो। इन्वेजिव डायरिया लूज मोशंस होते हैं, स्मॉलर वॉल्यूम होता है, म्यूकस और खून के साथ होते हैं, ढेर सारा एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, अर्जेंसी होता है। इसमें डिहाइड्रेशन कम और फीवर ज़्यादा होता है। वॉमिटिंग वगैरह यूजुअली नहीं होता। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन में इन्वेड कर चुके हैं, इसमें एंटी माइक्रोबियल्स आर नीडेड। सो जहाँ जहाँ पे नॉन इन्फेक्टिव कॉजेस है ना, जैसे IBS किया था हमने पैथो में, सीलियाक डिसीज़, एंजाइम का डेफिशिएंसी, ट्रॉपिकल स्प्रू किया था हमने पैथो में, थायरोटॉक्सिकोसिस, रोटावायरस, इनमें सब एंटी माइक्रोबियल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सैल्मोनेला, ट्रैवलर्स डायरिया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस हैं। इसमें रिफामिक्सिन जैसे ड्रग्स बहुत अच्छा काम करते हैं। रिफामिक्सिन रिफैम्पिसिन जैसा है, हमने TB वाला चैप्टर किया है, सेम है, जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। इन्वेजिव डायरिया के लिए भी हम एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं। रिफामिक्सिन मेरे हिसाब से थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। ये ड्रग इतना ब्यूटीफुल है, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो अरे ये GIT में ही रहेगा ना फिर, तो ये E. coli और गट पैथोजन को मार डालेगा। ट्रैवलर्स डायरिया के लिए एम्परिक ट्रीटमेंट, तुक्का मारना है, तो ये देते हैं 400 mg 3 times a day फॉर 3 days, वर्क्स फैंटास्टिकली गुड। आजकल तो 200 mg 3 times a day फॉर 3 days भी उतना ही इफेक्टिव माना गया है। क्लियर? पहले, इसके पहले क्या देते थे? रिफामिक्सिन के पहले रिफाक्सिमिन, नॉट रिफामिक्सिन, रिफाक्सिमिन के पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते थे। वो जितना काम करता था उतना ही इफ़ेक्टिव रिफाक्सिमिन है। IBS में भी हमने इसको यूज़ किया है, सर्जरीज़ के पहले भी हमने इसको यूज़ किया है। एंड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में हायर स्ट्रेंथ का टैबलेट भी ट्राई कर दिया है, ये अमोनिया बनाने वाले गट बैक्टीरिया को मार डालेंगे। कुछ लोग ब्लोटिंग, गैस की कंप्लेंट करते हैं, बट वो चल जाता है। ठीक है? अच्छा, किस डिसीज़ में एंटी माइक्रोबियल देना ही देना है? कोलेरा। कोलेरा में एंटी माइक्रोबियल नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? सी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट तो करना ही है, पर टेट्रासाइक्लिन को ट्राइमॉक्साजोल वर्क्स प्रेटी गुड। वैसे नॉरफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी उतने ही इफेक्टिव है। सेम फॉर कैम्पाइलोबैक्टर जेजेनाई, नॉरफ्लॉक्स काफ़ी अच्छा काम करता है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये सूडो मेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस करता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से लेने वाला ये डिसीज़ है। मेट्रोनिडाजोल, वैनकोमाइसिन, दोनों काम करते हैं। फिर बैक्टीरियल ग्रोथ के वजह से होने वाला अमीबियासिस, जियार्डियासिस, इनके वजह से होने वालों के लिए भी हमने एंटीमाइक्रोबियल देना है। दूसरा कंसेप्ट जो आजकल उभर के आ रहा है वो है प्रोबायोटिक्स। अब ये कोई पूछेगा नहीं, पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स जब भी देते हैं या लूज मोशन जब भी होता है तो ऐसे माना जाता है कि हमारे GIT का हेल्दी फ्लोरा निकल गया है, तो उसके जगह पे
गंदा वाला बैक्टीरिया आया है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा नेचुरल वाला बैक्टीरिया वापस आ जाए। सो हम रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द गट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो, कोई पूछने नहीं वाला, इसका कितना यूज़ होता है वो भी हमें गारंटी नहीं है। एंड लास्टली कुछ नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, जिसमें मेरे हिसाब से आपको करना है रासिकाडोट्रिल, लोपेरामाइड, ये 2 ड्रग्स आपको करके जाने हैं। सल्फासालाजीन अगर आप करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वो बोनस है, करना है। एक बार बुक में देख लो कि अवेलेबल ज़रूरी है तो मेरे को बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। रासिकाडोट्रिल एक प्रो ड्रग है। खाते ही रासिकाडोट्रिल थायोरफैन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एनकेफेलिनेज इनहिबिटर है। ये हमारे बॉडी में एंडोजिनस एनकेफेलिन्स, डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर काम करने वाले एनकेफेलिन्स का ब्रेकडाउन रोकता है। और एनकेफेलिन्स हमारे जीआईटी में सीक्रेशंस रोकते हैं। रेस्काडोट्रिल डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर्स का एगोनिस्ट एनकेफेलिन्स का ब्रेकडाउन रोक के इंटेस्टिनल हाइपर सीक्रेशन कम करते हैं, मोटिलिटी के ऊपर काम नहीं करते। ये कैसा पॉसिबल है? ये म्यूकोजल साइक्लिक एएमपी को कम करते हैं, इससे सीक्रेशन कम हो जाता है। अच्छा ड्रग है, यूज़ कर सकते हैं, पर इसका ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि सारे डायरियाज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो अनलेस कहीं ट्रैवल वगैरह करना है तो अदरवाइज़ ये देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड एक ओपियोइड एनालॉग है। ये पेरिफेरल म्यू ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करता है और ये वीक एंटीकोलिनर्जिक है। इससे कॉन्स्टिपेशन जैसा होता है। खाते ही ये जीआईटी में जाता है और एब्जॉर्ब ही नहीं होता, ये ब्रेन में पहुंचता ही नहीं है, तो सीएनएस साइड इफेक्ट नहीं आएंगे ना ओपियोइड रिसेप्टर्स के। एनाल्जेसिक नहीं है, अब्यूज़ लायबिलिटी नहीं है। 12 घंटे तक आपका इंटेस्टाइन को ये शांत रखेगा, मोटिलिटी पे काम करेगा, प्लस इंटेस्टिनल सीक्रेशंस को घटाएगा। कुछ लोगों को इसके वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स और रैशेस हो चुके हैं। कुछ लोगों का इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दिया है, पैरालिटिक इलियस, जिससे टॉक्सिक मेगाकोलॉन, सारा फीकल मैटर अटक गया ना कोलॉन में, तो ऐसा कोलॉन फूक गया और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। फेटालिटीज़ होती है क्योंकि टॉक्सिन जो इंटेस्टाइन में बन रहा है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो 4 साल के कम उम्र के बच्चों में इसको नहीं देना है। क्लियर? एंड लास्ट ड्रग आई वांट टू हेल्प यू आउट विद इज सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन एक ऐसा ड्रग है जो 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्लस सल्फापाइरिडीन 5-ASA प्लस सल्फापाइरिडीन और बीच में NN बॉन्ड का नाम है अजो बॉन्ड। ये डिसॉल्व नहीं होता, जीआईटी में जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, इंटेस्टाइन में अजो बॉन्ड स्प्लिट होता है, 5-ASA रिलीज होता है, सल्फापाइरिडीन रिलीज होता है। 5-ASA लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कैसे नहीं पता, शायद साइक्लोऑक्सीजनेज लाइपोक्सीजनेज को बंद करता होगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन नहीं बनते होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि साइटोकाइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, TNF अल्फा, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी, इन सब को भी ये बंद करता होगा। अगर ये इन्फ्लेमेशन ना करवाए तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो बॉवल में नहीं आएंगे, और अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं आएंगे तो फिर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़ कैसे होगी ना। सल्फासालाजीन हम एक्टिव फेज में देते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के, तो इसमें स्टूल का नंबर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फीवर तीनों कंट्रोल में आ जाता है।
तुरंत नहीं, टाइम लेता है, स्टीरॉइड्स इससे बेटर है। अकेले ये ज़्यादा उतना ग्रेट नहीं है, पर दे सकते हैं। 3 से 4 ग्राम पर डे का डोज तो रेमिशन होगा, बट रिलैप्स हो जाता है, लाइक वापस चालू हो जाएगा उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो कैसा है कि स्टीरॉयड दे के कंट्रोल करो और फिर मेंटेन करने के लिए शायद ये ड्रग ज़्यादा काम करेगा। क्लियर? इवन कोलोन में रहने वाला क्रॉन्स डिसीज़, उसके लिए भी हमने ये ट्राई किया हुआ है। एक चीज़ तो पक्का है, सल्फासालाजीन भी है इसके अंदर, है कि नहीं? 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्लस सल्फापाइरिडीन भी है। सल्फापाइरिडीन एक एंटी बैक्टीरियल है। ये एंटी बैक्टीरियल क्या काम करता है हमें नहीं मालूम, बट ये सल्फा ड्रग है, याद करो, सल्फोनामाइड्स। उनका साइड इफ़ेक्ट क्या था? अनीमिया, वो भी हो सकता है इसके अंदर। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, मेल्स में ओलिगोजूस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी होने का चांसेस है। फोलेट का एब्जॉर्प्शन कम करता है, तो फोलेट का सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। पर ये डिसीज़ ही ऐसी है ना कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम लगने लग जाता है, तो ये चल जाता है ड्रग। इतना आपको ठीक से पढ़ना है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना कर लो, बस हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, टेक केयर, बाय।